वेरी गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। नमस्कार, मैं रवि सिंधी आप सभी का अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद रवि सिंधी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज आप मेरी स्क्रीन के पीछे देख पा रहे हैं दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए लेकर आया हूं। एसएससी मेंस तक की बात करने जा रहे हैं हम लोग। एसएससी सीजीएल मेंस, सीपीओ मेंस और बैंक पीओ मेंस की बात कर रहे हैं। और आपको पता है अच्छी तरह कि जिस प्रकार ग्रामर जो है वो इंपॉर्टेंट है एसएससी बैंक यानी कि और भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, उसी प्रकार वोकैबुलरी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और वोकैबुलरी की आज पहली क्लास में आपके सामने लेकर के आ गया हूं दोस्तों। आपको डेली हमेशा आपको वोकैबुलरी की अच्छी अच्छी क्लासेस मिलेगी और एक अच्छे लेवल के वर्ड्स आपको जो आजकल फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में आ रहे हैं उन सब के बारे में अच्छी तरीके से आपको नॉलेज दी जाएगी। तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर करें दोस्तों, शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आज का जो सेशन है ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन वोकैबुलरीज दोस्तों। और वोकैबुलरी का कौन सा पार्ट आज मैं आपको पढ़ाऊंगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश डेली वोकैब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एडवांस इंस्टीट्यूट बाय रवि सिंधी सर। समझ गए दोस्तों? तो आज स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, आज हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, नंबर वन देखिए, वन सेकेंड इधर देखिए दोस्तों। पहला वन वर्ड आपके सामने देखिए, पहला वन वर्ड जो है, फर्स्ट वन वर्ड आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि एन अंडरग्राउंड होल डग बाय ए स्मॉल एनिमल एज ए ड्वेलिंग। दोस्तों क्या देख पा रहे हैं कि एक अंडरग्राउंड होल, एक जमीन के नीचे एक किया गया होल, एक बिल बनाया गया, एक छेद डग खोदा गया बाय ए स्मॉल एनिमल एज ए ड्वेलिंग। एक छोटे छोटे जो जानवर होते हैं ना, वो जमीन के नीचे खोद करके अपना घर, ड्वेलिंग का मतलब आवास के लिए जो अपना घर तैयार करते हैं ना सर, उसे बिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल कहा जाता है। देखिए, an underground hole dug by a small animal as a dwelling, आवास के रूप में छोटे छोटे जानवरों द्वारा बनाया गया जो बिल होता है ना सर, उसकी बात कर रहा है। सर क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? उसे कहा जाता है बुरो, कहा जाता है बुरो। बोलिए क्या कहा जाता है? बुरो कहा जाता है। छोटे जानवरों का रहने का स्थान, रहने का बिल, उसे BURROW बुरो कहा जाता है। बुरो का मतलब होता है बिल। तो आप जो है इसे लिख सकते हैं और इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं आप चाहे तो, ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। ठीक है दोस्तों, इसे बुरो कहा जाता है। बुरो का मतलब छोटे जानवरों का बिल की हम बात कर रहे हैं, बिल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है, वन बाय वन आज आपको इस सेशन में 50 वन वर्ड, इंपॉर्टेंट वन वर्ड आपको पढ़ाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, साउंड ऑफ हॉर्सेस। साउंड ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों की आवाज को क्या कहा जाता है? घोड़े जब हिनहिनाते हैं ना, तो उस घोड़े की आवाज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज है, प्रीवियस ईयर्स की वोकैबुलरीज है, ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस। दोस्तों मेरे अनुभव के आधार पर इन वन वर्ड्स को, इन वोकैबुलरीज को मैंने कलेक्ट किया है आपको पढ़ाने के लिए। तो साउंड ऑफ हॉर्सेस क्या कहते हैं सर? साउंड ऑफ हॉर्सेस यानी कि घोड़ों की आवाज को बोलते हैं नेह। क्या बोलते हैं सर? नेह बोलते हैं, नेह। घोड़ों की आवाज को क्या बोलते हैं सर? नेह बोलते हैं। समझ गए आप मेरी बात दोस्तों? नेह कहा जाता है घोड़ों की आवाज को। सर बात करें सुअरों की आवाज को क्या कहते हैं? अरे दोस्तों ये भी कई बार आता है, ग्रंट कहा जाता है। ग्रंट, GRUNT, ग्रंट कहा जाता है। इससे सुअरों की आवाज को अगर वन वर्ड में आ जाए ना, तो सुअरों की आवाज को क्या बोलते हैं? ग्रंट बोलते हैं। और घोड़ों की आवाज को नेह बोलते हैं सर, नेह। ठीक है दोस्तों, याद हो गया आपको? नेक्स्ट देखिए, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। सर भौतिकी की वह शाखा, फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंदर ध्वनि का अध्ययन किया जाता है, साउंड का अध्ययन किया जाता है। साउंड से संबंधित पढ़ाई जिसे हम ध्वनि विज्ञान कहते हैं सर, ध्वनि विज्ञान कहते हैं। तो ध्वनि विज्ञान को इंग्लिश में मालूम है क्या बोलते हैं दोस्तों? अकाउस्टिक्स बोलते हैं। बताइए क्या बोलते हैं? अकाउस्टिक्स बोलते हैं। अकाउस्टिक्स का मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। फिजिक्स की वह
वह पार्ट फिजिक्स का वह ब्रांच जिसके अंदर साउंड से रिलेटेड अध्ययन किया जाता है, जिसे इंग्लिश हिंदी में ध्वनि विज्ञान कहा जाता है। बताइए समझे या नहीं समझे। आगे देखिए दोस्तों, वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन ए डांस। अरे ये तो आपको पता होगा, खूब डांस करते हो भाई। वह व्यक्ति जो डांस के जो स्टेप्स होते हैं, जो डांस के मूव्स होते हैं, जैसे हम स्टेप्स लेते हैं ना डांस करते वक्त, तो उन स्टेप्स को कौन तैयार करता है, कौन प्लान करता है, कौन सिखाता है? तो आप सभी को मालूम है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कोरियोग्राफर। सर क्या बोलते हैं उसे कोरियोग्राफर कहा जाता है। तो कोरियोग्राफर का मतलब क्या होता है? वह व्यक्ति जो डांस के स्टेप्स सिखाता है, स्टेप्स तैयार करता है। समझ में आया आपको दोस्तों? इनको घर पर रिवाइज करेंगे तो आप देखना, आपको मैं डेली वोकैब पढ़ाऊंगा। एक दिन सिनोनिम्स, एक दिन एंटोनिम्स, एक दिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक दिन इडियम फ्रेज, एक दिन फ्रेजल वर्ब। मेरा काम है आपको ध्यान रखना, और ये एसएससी मेंस तक के लिए बात हो रही है। छोटे मोटे एग्जाम्स की मैं बात ही नहीं करता, वो तो अपने आप ही निकल जाएंगे अगर आप बड़ी तैयारी करते हो तो। समझे दोस्तों? नेक्स्ट देखिए, प्रोसीडिंग इन ए ग्रेजुअल वे एंड सीक्रेटली इंटेंडिंग टू कोज हार्म। टू कोज हार्म, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है वो कि प्रोसीडिंग इन ए ग्रेजुअल वे की बात हो रही है दोस्तों। एंड सीक्रेटली इंटेंडिंग टू कोज हार्म, एक व्यक्ति जो आपके साथ लगातार रह रहा है लेकिन वो चुपचाप जो है, चुपचाप आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है। ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ रह रहा है लेकिन चुपचाप उसका उद्देश्य मालूम है क्या है? चुपचाप उसका उद्देश्य क्या है? आपको नुकसान पहुंचाना। कपटी व्यक्ति बोलते हैं, छली व्यक्ति बोलते हैं। देख लीजिए लिखा हुआ है आपको। तो छली व्यक्ति को सर क्या कहेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में कहेंगे सर इंसीडियस। बताइए क्या कहेंगे? इंसीडियस कहेंगे। इंसीडियस का मतलब होता है छली व्यक्ति, यानी कि कपटी व्यक्ति। समझ गए? जो प्रोसीडिंग इन ए ग्रेजुअल वे, आपके साथ है, लगातार व्यवहार में आपके साथ है, लेकिन सीक्रेटली इंटेंडिंग टू कोज हार्म, चुपचाप से उसका इंटेंशन क्या है? आपको नुकसान पहुंचाने का। तो उसे क्या बोलते हैं? इंसीडियस कहा जाता है। इसका अर्थ होता है छली व्यक्ति, यानी कि कपटी व्यक्ति, यानी कि कपटी व्यक्ति। समझ गए दोस्तों? नेक्स्ट देखिए, अ प्राइवेट कन्वर्जेशन बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच की गई प्राइवेट टॉक, गुप्त बातें। अगर यहां प्राइवेट वर्ड नहीं लिखा होता तो फिर हम डायलॉग इसका आंसर लिख सकते थे। डायलॉग, दो लोगों के बीच की गई बात को डायलॉग कहते हैं। लेकिन सर दो लोगों के बीच की गुप्त बात की बात हो रही है, और गुप्त बात की बात हो रही है तो उसे बोलते हैं दोस्तों, ये सीजीएल में आया हुआ है, उसे बोलते हैं टैट ए टैट। क्या बोलते हैं सर? टैट ए टैट। याद रखना दोस्तों, टैट ए टैट। क्या बोलते हैं सर? टैट ए टैट बोलते हैं। दो लोगों के बीच की गई गुप्त बातचीत को टैट ए टैट कहा जाता है। याद रहेगा दोस्तों? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसकी पीडीएफ भी जो है हम जल्द आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। समझ गए? टेलीग्राम जो चैनल है मेरा रवि सिंधी के नाम से है, RAVISINDHI। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकिंग ए शो ऑफ बीइंग मॉरल सुपीरियर टू अदर्स। मेकिंग ए शो ऑफ बीइंग सुपीरियर मतलब सुपीरियर जो है, नैतिक रूप से श्रेष्ठ होने का दिखावा करना। मोरल सुपीरियर होने का क्या करना? शो ऑफ करना, दिखावा करना औरों से। तो दूसरों से अगर कोई व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता है ना, झूठा श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता है, तो उसे हम बोलते हैं पाखंडी व्यक्ति बोलते हैं सर। और पाखंडी व्यक्ति को इंग्लिश में कहा जाता है सैंक्टिमोनियस। जोर से बोलिए ना, क्या कहा जाता है? सैंक्टिमोनियस कहा जाता है। सैंक्टिमोनियस पाखंडी व्यक्ति कहा जाता है। समझे आप मेरी बात? जो दूसरों से अपने आप को नैतिकता में, चरित्र में श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी थिंग्स और पार्ट्स। सर कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जिसके बहुत सारे भाग होते हैं, कोई भी वस्तु जिसके बहुत सारे भाग होते हैं ना, और उसे क्या बोलते हैं सर? उसे बोलते हैं मल्टीट्यूडिनस। क्या बोलते हैं सर? मल्टीट्यूडिनस कहा जाता है। मल्टीट्यूडिनस कहा जाता है जिसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुसंख्यक, बहुभाग्य जिसे हम बोलते हैं, जिसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसे बोलते हैं मल्टीट्यूडिनस। जी हां, मेरे साथ बोलिए, मल्टीट्यूडिनस। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री। टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री, सर कोई भी चीज जो किसी दूसरी चीज से टच हुई पड़ी है। मान लीजिए कि आपका घर है, आपका घर किसी मैरिज होम या किसी होटल के संस्पर्शी है, संस्पर्शी है, टच किया हुआ है उसको। तो किसी भी चीज के टच करना जो होना ना, बिल्कुल संस्पर्शी, स्पर्श किया हुआ, उसे इंग्लिश में मालूम है क्या बोलते हैं? संस्पर्शी को इंग्लिश में बोलते हैं सर कंटिग्यूअस। क्या बोलते हैं दोस्तों?
कंटिग्यूअस बोलते हैं, कंटिग्यूअस कहा जाता है, संस्पर्शी। याद रखना दोस्तों, संस्पर्शी कहा जाता है, कंटिग्यूअस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए कंटिग्यूअस। अगला लिखा हुआ है दोस्तों द एग्जैक्ट अपोजिट, द एग्जैक्ट अपोजिट लिखा हुआ है। एग्जैक्ट अपोजिट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एकदम विलोम, और उसे बोलते हैं एंटीथेसिस। क्या बोलते हैं सर? एंटीथेसिस बोलते हैं। द एग्जैक्ट अपोजिट, एकदम विलोम, एकदम उल्टा, एग्जैक्ट उल्टा, एग्जैक्ट अपोजिट, तो उसके लिए क्या वर्ड होता है? एंटीथेसिस वर्ड होता है, एंटीथेसिस। इसका मतलब होता है एकदम विलोम, एकदम विरोधी, एकदम विरोधी, एकदम विलोम। याद रखना दोस्तों, ठीक है। एंटीथेसिस क्या होता है? एंटीथेसिस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। द बिलीफ दैट इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड एंड देयरफॉर कैन नॉट बी चेंज्ड। ऐसा मानना कि इवेंट्स, जो भी जीवन में घटनाएं होती है ना, वो प्री डिटरमाइंड है, पहले से ही तय है और उनको बदला नहीं जा सकता। तो ऐसे कौन लोग बोलते हैं? ऐसे वो लोग बोलते हैं जो भाग्य पर विश्वास रखते हैं, जो कर्म पर नहीं भाग्य पर विश्वास रखते हैं, उनको बोलते हैं सर। उनकी ये सोच होती है कि भाई सब कुछ पहले ही तय होता है, हम तो कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसी अवधारणा को, ऐसे मानने को क्या बोलते हैं? ऐसे मानने को बोलते हैं सर फैटलिज्म। क्या बोलते हैं? फैटलिज्म, यानी कि भाग्य पर भरोसा करना, फैटलिज्म कहा जाता है, फैटलिज्म कहा जाता है भाग्यवादी, भाग्य पर भरोसा करना। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे देखिए। द एक्ट ऑफ कंपेलिंग और फोर्सिंग ऑथोरिटी ऑन अदर्स, दूसरों पर किसी कार्य करने के लिए मजबूर करना, दूसरों को किसी कार्य करने के लिए मजबूर करना। सर क्या कहते हैं? दूसरों को किसी कार्य करने के लिए मजबूर करने को क्या बोलते हैं? कोइर्जन कहा जाता है, कोइर्जन। जोर से बोलिए, क्या? कोइर्जन कहा जाता है। कोइर्जन का मतलब होता है, कोइर्जन का मतलब होता है दूसरों को कोई काम करने के लिए बाध्य करना, कंपेल करना, फोर्स करना, मजबूर करना। तो उसे क्या बोलते हैं? कोइर्जन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कोइर्जन याद हो गया आपको। आई होप कि आप इसे लिखेंगे, लिख करके इनको याद करेंगे तो बड़ा मजा आने वाला है। आप सोचिए कि आपको जो वोकैबुलरीज अलग से पढ़नी पड़ती है ना सर, कहां से ढूंढ ढूंढ के, उन सब का निचोड़ आपको यहाँ तैयार मिल रहा है। अगर मैं डेली आपको वोकैब कराता हूं तो आप सोचिए कि आपका कितना उद्धार हो जाएगा। आपको अलग से मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ तो मैं कर रहा हूं आपके लिए। अरे हाँ या ना, कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? तो इसलिए आप बस इनको पढ़ते रहिए। एसएससी सीजीएल मेंस तक की, प्री की हम बात ही नहीं कर रहे, मेंस तक की भी आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा जैसा आप जानते हैं कि राजस्थान में हाईकोर्ट एलडीसी का भी एग्जामिनेशन है, 13 मार्च को एग्जामिनेशन है, तो उसकी भी तैयारी कंप्लीट आपको मेरी वीडियोस देख करके अपने आप पूरी हो जाएगी बहुत इजीली, क्योंकि मैं खुद भी उसमें सिलेक्टेड रहा हूं। तो बहुत इजीली जो है आपका वो भी काम हो जाएगा। और भी स्टेट गवर्नमेंट में जैसे जूनियर अकाउंटेंट है और रीट की विज्ञप्ति है, रीट की वैकेंसी है, आरपीएससी एलडीसी है, इन सब की वैकेंसीज आने वाली है। इसी साल सबके एग्जाम होंगे, तो उन सब के लिए दोस्तों ये एक पेनेसिया साबित होगी। पेनेसिया, मेरी इंग्लिश आपके लिए क्या साबित होगी? पेनेसिया साबित होगी, रामबाण साबित होगी। समझे आप? आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट। डाइवर्स इन कैरेक्टर और इवेंट। कैरेक्टर में, इवेंट में, जाति में, रहन सहन में एकदम से भिन्न होना, अलग होना, क्या बोलते हैं सर? क्या बोलते हैं सर? क्या बोलते हैं उसको जो एकदम अलग होता है, भिन्न, विषम जातीय होता है, अलग तरीके से रहन सहन, अलग तरीके से उसका सब कुछ होता है, उसे क्या बोलते हैं? जो भिन्न होते हैं ना सर, उसे बोलते हैं हेटेरोजीनियस। क्या बोलते हैं सर? हेटेरोजीनियस कहा जाता है, हेटेरोजीनियस कहा जाता है। जो एकदम भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हेटेरोजीनियस कहा जाता है। ठीक है, कैरेक्टर में, रहन सहन में जो एकदम से भिन्न होते हैं ना सर, उन्हें क्या बोलते हैं? हेटेरोजीनियस कहा जाता है, हेटेरोजीनियस कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, एक्सरसाइजिंग ए कंपेलिंग चार्म। एक्सरसाइजिंग ए कंपेलिंग चार्म। सर एक कंपेलिंग चार्म मतलब, कंपेलिंग का मतलब होता है सम्मोहन। किसी को सम्मोहित कर देते ना, किसी को सम्मोहित कर देते हैं, एकदम से आकर्षण, आकर्षण में उसको कर देते हैं कि फिर वो इंसान जो है वो बंध जाता है, वो कुछ कर नहीं पाता। तो सम्मोहन का प्रयोग करना, दूसरों को सम्मोहन करके आकर्षित करना, उसे क्या बोलते हैं सर? ऐसा मतलब करिश्माई काम करना, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं सर कैरिज्मेटिक। जोर से बोलिए, क्या बोलते हैं? कैरिज्मेटिक कहा जाता है, कैरिज्मेटिक। कैरिज्मेटिक का मतलब क्या होता है? सम्मोहन, आकर्षण का प्रयोग करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक। एक ऐसा निर्णय, एक ऐसा डिसीजन जिस पर कोई व्यक्ति, अगर किसी ने वो डिसीजन ले लिया तो फिर वो उस पर वापस नहीं जा सकता। मतलब वो चीज जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, अपरिवर्तनीय,
जिसको फिर चेंज नहीं किया जा सकता। जो ठान लिया वो ठान लिया। समझे आप मेरी बात? कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो ऐसा डिसीजन जिसको वापस नहीं ले सकते उसे बोलते हैं इररिवोकेबल। क्या बोलते हैं सर? इररिवोकेबल कहा जाता है। इररिवोकेबल बोलिए ना, क्या? इररिवोकेबल, जिस डिसीजन को वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी। समाज में पोलाइट बिहेवियर करने का एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है, एक अच्छा व्यवहार करने का, जिसको हम शिष्टाचार कहते हैं ना सर, उसी की बात हो रही है कि एक व्यवहार करने का, पोलाइट व्यवहार करने का एक तरीका, और उसे हम क्या बोलते हैं? शिष्टाचार बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं सर एटिक्वेट। जोर से बोलिए, क्या बोलते हैं सर? एटिक्वेट कहा जाता है। एटिक्वेट का मतलब होता है शिष्टाचार। द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी। समझे दोस्तों? नेक्स्ट देखते हैं भाई। द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट और annoyed as a result of being unable to change or achieve something। माय डियर फ्रेंड्स, क्या समझ पा रहे हैं आप इस वन वर्ड से? देखिए कि द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट, जब इंसान अपसेट हो जाता है ना, उसको कैसी फीलिंग आती है? निराशा वाली फीलिंग आती है अंदर अंदर। क्यों आती है मालूम? क्योंकि क्या लिखा हुआ है? एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग अनेबल टू चेंज और अचीव समथिंग। मतलब अगर आप किसी चीज को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो आप बदलना चाहते हैं वो बदल नहीं पाते हैं, बहुत दिन हो गए सर, कई दिन हो गए, नौकरी नहीं लग रही है, थक गए, परिवार वाले पूछ पूछ के थक गए, कब लगेगी कब लगेगी, रिश्तेदार ताना मारते हैं, कमेंट मारते हैं सर कि नौकरी कब लगेगी, तो दोस्तों लेकिन नहीं लग रही है, तो आपके अंदर जो एक फीलिंग आती है ना, अपसेट वाली, नर्वसनेस वाली, उसे हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं सर? उसे हम फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है, फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है। फ्रस्ट्रेशन, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? मानसिक अवसाद आप कह सकते हो। समझ गए ना? लेकिन एक बात याद रखना कि कभी भी अपने ऊपर, क्योंकि जब बातें निकल ही रही है तो मेरा बताना फर्ज बनता है, बिकॉज आप एस्पायरेंट हो और हम आपको मोटिवेट करना, आपको बनाकर रखना, आपको हिम्मत ना हारने देना, इसलिए हमारा फर्ज बनता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बार बार कहता हूं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन कोशिश करो तो एक दिन जरूर मिलते हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना सर। हम इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, बस हम अपना धैर्य खो देते हैं, वरना असंभव कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों? कोजिंग नो हार्म। नेक्स्ट देखिए, कोजिंग नो हार्म मतलब कोई भी जो हानि ना पहुंचाए, हानि रहित, जिससे कोई हानि नहीं पहुंचती है, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? उसे बोलते हैं इनोक्यूअस। क्या बोलते हैं सर? इनोक्यूअस। इनोक्यूअस बोलते हैं। इनोक्यूअस का मतलब क्या होता है? हानि रहित होता है, हानि रहित। हिंदी में आप लिख लेना दोस्तों, मैं हिंदी लिखूंगा, टाइम वेस्ट होगा, मैं बोल रहा हूं तो आप लिख सकते हो नोट्स बनाकर, कुछ तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। इनोक्यूअस का मतलब क्या होता है? हानि रहित। बोलिए इनोक्यूअस, इनोक्यूअस। नेक्स्ट देखिए, द साइंस डीलिंग विद X-rays and other high energy radiation, especially for the diagnosis and treatment of disease। किसकी बात कर रहा है? अरे विज्ञान की वह शाखा जिसमें एक्सरे की मशीनें जो होती है और हाई एनर्जी रेडिएशन वाली मशीनें और बीमारियों की जो जांचें होती हैं, उनके ट्रीटमेंट से संबंधित जिनमें अध्ययन किया जाता है। समझ गए? इन सबका जो अध्ययन किया जाता है विज्ञान की, उस शाखा को हम बोलते हैं सर रेडियोलॉजी। क्या बोलते हैं? रेडियोलॉजी कहा जाता है। रेडियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर एक्सरे, हाई एनर्जी रेडिएशन मशीन और इन सब का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी, जैसे कार्डियोलॉजी जो होता है वो हार्ट से संबंधित होता है, आप सभी जानते हैं, जानते हैं कि नहीं? न्यूरोलॉजी जो होता है वो मस्तिष्क से संबंधित होता है, तो उसी प्रकार रेडियोलॉजी जो है इन सब से संबंधित होता है। आगे देखिए दोस्तों, अ रूम वेयर मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड एंड प्रोवाइडेड। एक ऐसी जगह, एक रूम का मतलब कमरा नहीं होता है, रूम का मतलब जगह होता है, जगह भी होता है, ध्यान रखना। एक ऐसा स्थान जहां पर दवाइयां तैयार भी की जाती है और दी भी जाती हैं। बताइए ना सर, कहां पर तैयार की जाती है और वहां पर दी भी जाती है? बताइए, क्या कहेंगे? हॉस्पिटल? नहीं सर, औषधालय। औषधालय में दवाई तैयार भी की जाती है और दवाई दी भी जाती है, और इंग्लिश में सर उसे बोलते हैं डिस्पेंसरी। बताइए ना, क्या बोलते हैं? डिस्पेंसरी बोलते हैं सर, डिस्पेंसरी बोलते हैं, डिस्पेंसरी बोलते हैं। नोट डाल के लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा दोस्तों, बहुत आगे जाओगे, बहुत ऊपर जाओगे, वरना सीधे ऊपर जाओगे। नेक्स्ट देखिए, somebody who is excessively concerned with his or her health।
अरे भाई ये क्या हो गया? एक व्यक्ति जो अपनी हेल्थ के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित रहता है ना, जो व्यक्ति बेचारा अपने पूरे दिन अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतित, अपने बीमारियों को लेकर चिंतित रहता है ना सर, उसे क्या बोलते हैं मालूम है? उसे बोलते हैं सर वैलेटुडिनेरियन। क्या बोलते हैं सर? वैलेटुडिनेरियन बोलते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे वन वर्ड लाया हूं आपके लिए दोस्तों, समझ गए? आज के एग्जामिनेशंस पर आधारित है ये, इनको छोड़ना मत दोस्तों। तो क्या लिखा हुआ? एक व्यक्ति जो अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में बहुत चिंतित रहता है ना सर, उसे बोलते हैं वैलेटुडिनेरियन। क्या बोलते हैं? वैलेटुडिनेरियन बोलते हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहने वाला व्यक्ति। आगे देखिए, ए डोम शेप्ड शेल्टर built from blocks of solid snow used by Eskimos। ये तो आता होगा आपको, आप जीके पढ़ते होंगे सर। एस्किमो जो जाति है वो जहां पर रहती है, उनके घरों को क्या कहा जाता है? डेफिनेटली आपको पता होगा, बताइए। एक डोम शेप्ड, एक गुंबद की आकृति के जो मकान होते हैं, बर्फ से बनाए जाते हैं, बर्फ से बनाए जाते हैं। पता है उनको क्या बोलते हैं जो एस्किमोस रहते हैं जिसमें? मालूम है आपको? मुझे मालूम है। क्या बोलते हैं? इग्लू कहा जाता है। इग्लू। भाई क्या कहते हैं? इग्लू कहा जाता है। समझ गए आप मेरी बात को दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमिंग रीजनेबल, रीजनेबल प्रतीत होने वाला, रीजनेबल प्रतीत होने वाला मतलब रीजनेबल का सिनोनिम पूछा गया एक तरह से, अगर देखा जाए तो रीजनेबल का क्या पूछा गया है? क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स पूछा गया है सर, सिनोनिम पूछा गया है रीजनेबल का। तो क्या बोलेंगे सर? प्लॉसिबल बोलेंगे, प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का मतलब भी क्या होता है? रीजनेबल होता है, समझ गए? तर्कपूर्ण होता है, तर्कसंगत होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग। सर क्या लिखा हुआ है बताइए? स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग। बताइए ना सर क्या बोलते हैं? स्प्लेंडेड का मतलब जानते हो क्या बोलते हैं? शानदार। क्या? शानदार। एक्सपेंसिव का मतलब भी शानदार है यहाँ पर। तो शानदार दिखने को क्या बोलते हैं सर? इनका भी सिनोनिम पूछा गया है स्प्लेंडेड का एक तरह से यहाँ पर, तो उसे हम बोल सकते हैं संपचुअस। क्या बोलते हैं सर? संपचुअस बोल सकते हैं। संपचुअस का मतलब होता है स्प्लेंडेड। मैग्निफिसेंट भी हम कह सकते हैं, मैग्निफिसेंट। संपचुअस भी हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना, स्प्लेंडेड हो गया, संपचुअस हो गया, एक्सपेंसिव लुकिंग हो गया, मैग्निफिसेंट हो गया, इसका अर्थ होता है शानदार। समझ गए? आगे देखिए, नेक्स्ट, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, जिसको संतुष्ट करना असंभव हो, जो प्राणी कभी संतुष्ट नहीं होता, जैसे कि मैं, तो जिसको संतुष्ट करना इम्पॉसिबल हो ना सर, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इनसेशिएबल। क्या बोलते हैं सर? इनसेशिएबल बोलते हैं, इनसेशिएबल। इनसेशिएबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, जिसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, उसे हम बोलते हैं दोस्तों इनसेशिएबल। बोलिए क्या बोलते हैं? इनसेशिएबल कहा जाता है। अरे हाँ या ना? आगे देखिए दोस्तों, समथिंग कोजिंग शॉक और डिसमे। समथिंग कोजिंग शॉक और डिसमे, एक ऐसी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी घटना जो शॉक पैदा कर दे, एकदम से निराशा पैदा कर दे, मतलब बहुत बुरा, जिसको देख करके हम तो बिल्कुल घबरा जाए कि यार शॉकिंग हो जाए, ये क्या हुआ, बहुत बुरा। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट की न्यूज आ जाए किसी फैमिली मेंबर की, या कुछ और आ जाए, तो हम लोग क्या होगा, बहुत बुरा हुआ ये तो उसे क्या बोलते हैं सर? उसे बोलते हैं अपालिंग। जोर से बोलिए ना, क्या बोलते हैं? अपालिंग बोलते हैं। अपालिंग का मतलब होता है बहुत बुरा, बहुत बुरा, जघन्य। समझे आप मेरी बात दोस्तों? अपालिंग बोलते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू ए थिन वायर। एक पतली सी तार जो होती है, पतली सी तार, समझ गए? उसे हम क्या बोलते हैं सर? दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू ए थिन वायर। एक पतली सी तार, खींचने योग्य तार जो होती है ना सर, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डक्टाइल। जोर से बोलिए ना, क्या बोलते हैं? डक्टाइल बोलते हैं सर, डक्टाइल बोलते हैं। दोस्तों याद रहेगा आपको, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, प्लीज इन्हें याद करना, मेहनत करना, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना। याद रखना, अगर आपके शरीर में जुनून नहीं है, अगर आपके शरीर में, आपके दिल में जुनून नहीं है, तो जुनून के बिना ऊर्जा नहीं होगी, और अगर ऊर्जा नहीं है तो ऊर्जा के बिना कुछ भी नहीं होगा। ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, वन हु डज नॉट टायर इजीली। वन हु डज नॉट टायर इजीली, भाई साहब टायर का मतलब आप सभी जानते हो, थकना होता है। एक व्यक्ति जो कभी आराम से थकता नहीं है, आसानी से नहीं थकता। एक तो होता है ना जो व्यक्ति बहुत आराम से, मतलब कुछ थोड़ा बहुत काम किया और थक गए, और एक मजदूरों को आप देखते हो जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर, कितनी मेहनत करते हैं बेचारे, थकते ही नहीं है।
तो एक व्यक्ति जो बड़ी आसानी से नहीं थकता है भाई, उसे क्या बोलते हैं मालूम? उसे बोलते हैं इंडिफेटिगेबल। क्या बोलते हैं? इंडिफेटिगेबल बोलते हैं सर, इंडिफेटिगेबल। इंडिफेटिगेबल, एक व्यक्ति जो आसानी से नहीं थकता है ना, उसे बोलते हैं इंडिफेटिगेबल। याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सीजीएल में आया हुआ है, इंडिफेटिगेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस। परफेक्ट बैलेंस, एक परफेक्ट संतुलन की जो अवस्था होती है ना, मतलब आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, नौकरी भी सही चल रहा है, लाइफ आपका फैमिली भी सही चल रहा है, बच्चे भी सब सही हैं, एवरीथिंग इज ओके। तो एक अच्छा संतुलन अगर आपने अपने जीवन में बैठाया हुआ है ना हर चीज में, तो उसे बोलते हैं स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस। और उसके लिए वर्ड कौन सा होता है मालूम? उसके लिए वर्ड होता है सर इक्विलिब्रियम। बोलिए क्या होता है सर? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोस्तों एक पर्याप्त संतुलन, जितना लाइफ में होना चाहिए। ठीक है, स्टेट मतलब अवस्था ऑफ परफेक्ट बैलेंस, तो क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। एक ऐसा स्थान जहां पर फलों के जो पेड़ है ना सर, वो उगाए जाते हैं, और उसको मालूम है क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑर्चर्ड। क्या बोलते हैं सर? ऑर्चर्ड कहा जाता है, ऑर्चर्ड। जहां पर फलों की खेती की जाती है ना, उस खेत को, उस स्थान को क्या बोलते हैं? ऑर्चर्ड कहते हैं। ऑर्चर्ड का मतलब जहां स्थान, फलों का खेत आप कह सकते हैं, फलोद्यान, फलोद्यान आप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन। देखिए सोल वर्ड जो है ना, इसका ये जो रूट वर्ड है सोल, सोल का मतलब होता है अकेला। जहां पर भी सोल आ जाए तो समझिए वहां एक सिंगल की बात हो रही है, अकेला व्यक्ति जो होता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, सोल राइट, एकाधिकार, अकेला अधिकार मिलना, किस चीज का? टू मेक एंड सेल सम, किसी भी नई चीज का, किसी नए आविष्कार का, उसको बनाने का या उसको बेचने का, या किसी भी चीज का व्यापार करने का जो एकाधिकार आपको मिलता है ना, जो एक सिर्फ आप ही कर सकते हो उस व्यापार को, सिर्फ आप ही वो काम कर सकते हो, तो उसे बोलते हैं दोस्तों लाइसेंस, बोलते हैं पेटेंट, बोलते हैं पेटेंट। क्या बोलते हैं सर? पेटेंट बोलते हैं दोस्तों, पेटेंट। बोलते ना पेटेंट करवा लिया मैंने काम को, बोलते हैं कि नहीं बोलते कि मैंने काम को क्या करवा लिया? पेटेंट करवा लिया है। तो पेटेंट का मतलब होता है सर एक तरह से लाइसेंस होता है। समझ गए आप मेरी बात? आगे देखिए, ए लार्ज डीप पोट, एक बड़ा और बहुत गहरा पोट, मिट्टी की हांडी कह लीजिए, यूज बोथ इन द ओवन एंड एज ए सर्विंग वेसल। दोस्तों ए लार्ज डीप पोट यूज बोथ इन द ओवन, मतलब एक बहुत ही लंबी और जो गहरी हांडी जिसको हम बोल सकते हैं, जिसका प्रयोग ओवन में पकाने के लिए भी किया जाए, और उसका प्रयोग जो है एक सर्विंग वेसल यानी कि सर्व करने वाले बर्तन के रूप में भी किया जाए। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम खा भी सकते हैं, पका भी सकते हैं। तो ऐसी पोट को हम पता है क्या बोलते हैं? ऐसी पोट को हम बोलते हैं कैसरोल। क्या बोलते हैं सर? कैसरोल बोलते हैं। कैसरोल का मतलब हांडी होता है। समझ गए दोस्तों? पकाने का बर्तन होता है जिसमें हम सर्व भी कर सकते हैं, कैसरोल कहा जाता है। CASSEROL, कैसरोल कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है सर, सीरियल में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, फ्लावर्स और लीव्स वूवन टुगेदर, फूल और पत्तियां जिनको वुवन टुगेदर कर दिया गया है, साथ में बुन दिया गया है, बुन दिया गया है सर, इन्हें सर्किल, एक गोलाकार आकृति में बुन दिया गया है। फॉर प्लेसिंग ऑन ए कॉफिन और ए ग्रेव, सर किसी शव पेटी पर, शव पेटी, कॉफिन का मतलब शव पेटी होता है ना, शव बॉक्स जो होता है, और एक ग्रेव का मतलब होता है कब्र। तो कब्र पर आपने देखा होगा कई बार कोई नेता, कोई सेलिब्रिटी गुजर जाता है, तो कई लोग, कई नेता जो जाते हैं उसको पुष्प जो है अर्पित करते हैं, पुष्प को एक चक्र जो है उसको अर्पित करते हैं। सर उसकी की बात हो रही है, उसी की बात हो रही है, पुष्प चक्र की बात हो रही है, जो किसी कब्र पर या किसी शवदाह की जो कमिटी, शव पेटी होती है उस पर जिसको रखा जाता है ना सर, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रैथ। क्या बोलते हैं बोलिए? रैथ बोलते हैं सर। रैथ माला बोलते हैं, माला कह सकते हो, हार कह सकते हो, रैथ कहा जाता है दोस्तों। बोलिए क्या कहा जाता है? रैथ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, ए लार्ज डीप मेटल पोट यूज फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर, एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा मेटल पोट जिसका यूज किया जाता है कुकिंग के लिए ओपन फायर पर। आप देखते हो ना दोस्तों, लकड़ियों से ओपन फायर लगाते हैं, खुली आग चलती रहती है, और आग के ऊपर एक मटका, एक हांडी टाइप जो होता है, उसमें कुछ पकता रहता है, उसे बोलते हैं आप देगची। क्या बोलते हैं सर? देगची बोलते हैं। और देगची को बोलते हैं इंग्लिश में कॉल्ड्रॉन। क्या बोलते हैं? कॉल्ड्रॉन कहा जाता है, कॉल्ड्रॉन कहा जाता है, देगची कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों, कोल्ड्रॉन कहा जाता है, देगची कहा जाता है। याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके लिए मैं ला रहा हूं सीजीएल में, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये सीजीएल बैंक पीओ के लिए, सेलेक्टेड वर्ड्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मेहनत कर रहे होंगे और डेफिनेटली यू विल गेट थ्रू, वन डे आप सफलता प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। सर जो एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं ना, जो बच्चे जानवर होते हैं, शिशु जानवरों के जो बच्चे होते हैं, उनके समूह को क्या बोलते हैं? तो जो यंग एनिमल्स होता है ना, उसकी फैमिली को, उसके समूह को बोला जाता है ब्रूड। क्या कहा जाता है? ब्रूड कहा जाता है। छोटे छोटे जो जानवर के बच्चे होते हैं उनके समूह को क्या कहा जाता है? ब्रूड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अ सिलेंड्रिकल कंटेनर बल्जिंग आउट इन द मिडिल, की एक सिलेंड्रिकल कंटेनर, सिलेंडर की आकृति का एक पात्र, एक बर्तन, एक पात्र जिसको कह सकते हैं, बल्जिंग आउट, जो एक बीच में से, मिडिल में से उभरा हुआ होता है, ट्रेडिशनली मेड ऑफ वुडन स्टेव्स फॉर कीपिंग ऑयल और बियर। एक ऐसा पात्र दोस्तों जिसमें बियर या ऑयल वगैरह को रखा जाता है, उसे आप हिंदी में बोलते तो हो यार पीपा, पीपा नहीं बोलते हो क्या? और पीपे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मालूम? बैरल बोलते हैं। जोर से बोलिए, क्या बोलते हैं? बैरल बोलिए ना, बैरल याद करना है क्या? बैरल भूल मत जाना। नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कास्ट वोट, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार क्या करने का? वोट डालने का, अपने मत का प्रयोग करने का संवैधानिक अधिकार, उसे क्या बोलते हैं मालूम है आपको? अरे सबको मालूम है, उसे बोलते हैं फ्रेंचाइज। क्या बोलते हैं सर? फ्रेंचाइज कहा जाता है। समझ गए? संवैधानिक अधिकार, वोट डालने का संवैधानिक अधिकार, उसे फ्रेंचाइज कहा जाता है। समझ गए दोस्तों? अ प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स, सूखी वनस्पतियों को जहां पे संग्रह करते हैं, शुष्क वनस्पतियों का, शुष्क औषधियों का, शुष्क बूटियों का संग्रह स्थल, उसे बोलते हैं हर्बेरियम। क्या बोलते हैं? हर्बेरियम कहा जाता है, हर्बेरियम कहा जाता है। ध्यान रखना, हर्बेरियम का मतलब होता है जहां पर सूखी वनस्पतियों को संग्रह किया जाता है, हर्बेरियम कहा जाता है। भाई याद रखना, भूल मत जाना, मेहनत बेकार मत होने देना। बोलिए हाँ या ना, और यस या नो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पावर ऑफ रीडिंग थॉट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के विचारों को पढ़ने की कला होती है ना। कई लोगों में सामने वाले के फेस को देखकर समझ जाते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड, उसके दिमाग के अंदर चल क्या रहा है। उसके विचारों को पढ़ने की जो कला होती है ना सर, उसे क्या कहा जाता है मालूम? उसे कहते हैं टेलीपैथी। जोर से बोलिए, क्या बोलते हैं सर? टेलीपैथी कहा जाता है, उसे टेलीपैथी कहा जाता है, टेलीपैथी कहा जाता है दोस्तों। विचारों को पढ़ने की कला, उसे टेलीपैथी कहा जाता है। समझ गए आप मेरी बात? और एक लास्ट वन वर्ड देखिए, फिर अगली बार, फिर हर बार 50 वन वर्ड, 50 इडियम फ्रेज, 50 फ्रेजल वर्ब, और सिनोनिम्स तो 50 नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं, एक एक के 4-4 5-5 वर्ड लिखने पड़ते हैं। तो 20 या 30 सिनोनिम्स की एक एक वीडियो में आपको ये दिखाई देंगे, और आप इनको पढ़ना दोस्तों, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डेली आपको ये दिखाई देंगे। समझे आप मेरी बात? हाँ, और कई लोग, खासकर उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो कहते हैं ना कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है। अरे अब तो ऑनलाइन माध्यम आ गया, डिजिटल आ गया भाई, अब तो आपको आने की भी जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। अब किस बात की फिक्र है आपको? अपनी प्राइवेट जॉब अगर आप करते हो कहीं पर सर्वाइव करने के लिए, अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए सर, तो वो भी आजीविका कमाने के लिए तो भी आप कर सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन क्रांति है, हर घर पर बैठे हुए बच्चे को बेड पर पूरा कंटेंट अवेलेबल हो रहा है। हम जैसे लोग उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, और क्या चाहिए बताइए? तो याद रखना दोस्तों, परिस्थितियां जो है उनको अनुकूल करना पड़ेगा। सबके पास 24 घंटे होते हैं ना, 25 घंटे किसी के पास भी नहीं थे, ना तो अब्दुल कलाम के पास, ना किसी के पास। ठीक है? और मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो कहते हैं ना कि परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं थी। अरे सर, मजा भी तो तब है जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो। रोटी का स्वाद भी तो उसी को आता है दोस्तों में भूखा होता है कि नहीं है? तो 4 पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं उनके लिए कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता का, यदि राह में बिखरे शूल ना हो, और उस नाविक की कार्य कुशलता ही क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। अरे दोस्तों, बहती हुई धारा में तो हर कोई नाव बहा लेगा, मजा तो तब है जब धारा इधर बहे और नाव इधर चले, तब मजा है दोस्तों। तो देखिए लास्ट है, फिर उसके बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे। द हार रिमेन्स ऑफ ए प्रीहिस्टोरिक एनिमल और प्लांट दैट आर फाउंड इनसाइड ए रॉक,
हार रिमेन्स, बचे हुए अवशेषों की बात हो रही है। किसकी? प्राग ऐतिहासिक काल के जो जानवर थे, प्राग ऐतिहासिक काल के जो पौधे थे, उन पौधों के, उन जानवरों के बचे हुए अवशेष जो कहां पाए जाते हैं? एक चट्टान के अंदर पाए जाते हैं। अरे भाई साहब, उनको बोलते हैं फोसिल। क्या बोलते हैं? फोसिल कहा जाता है, जीवाश्म कहा जाता है, जीवाश्म, फोसिल कहा जाता है। समझ गए आप मेरी बात? तो आज आपको 40 वन वर्ड करा दिए हैं, इनको याद रखना। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और एक बहुत ही अच्छे सेशन में मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।